प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अरस्तु के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही उनको जीवशास्त्र और तुलनात्मक अध्ययन का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा में हुआ, जो अफ्रीका के मकदूनिया या मैसिडोनिया जिसे कहा जाता है, उस राज्य के में बसा हुआ था स्टेगिरा, जहाँ पर अरस्तु का जन्म हुआ। ये इजिप्टियन समुद्र के उत्तर पूर्वी तट पर मैसिडोनिया राज्य है, जो अफ्रीका की सीमा में आता है, अर्थात एथेंस के उत्तर में 200 मील की दूरी पर यह स्थित था। अरस्तु के पिता का नाम निकोमाकस था, जो मैसिडोनिया या मकदूनिया, जिसे मैकेडोनिया भी कहते हैं कई, के राजा, उसका राजा था मैसिडोनिया का एमिटास III। उसके दरबार में निकोमाकस, जो अरस्तु के पिता थे, वो एक चिकित्सक थे। 17 वर्ष की आयु में अरस्तु शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्लेटो से पढ़ने के लिए एथेंस चला गया, और यूनान, इस तरह से वह आता है। 20 वर्ष तक अरस्तु ने प्लेटो के सानिध्य में रहकर प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, एकेडमी, उसमें शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद प्लेटो ने ये देखा कि अरस्तु जो है वह बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, और वह ये चाहता था, उसकी प्रतिभा को देख करके प्लेटो ये चाहता था कि उसके बाद उसकी जो एकेडमी है उसको अरस्तु संभाले। वह उसको एकेडमी का अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन चूँकि अरस्तु मूल रूप से यूनान का नहीं था, यूनानी नहीं था, जैसा भी हमने कहा कि वह स्टेगिरा में उसका जन्म हुआ, जो मैसिडोनिया, जो अफ्रीका का एक हिस्सा है, उस प्रदेश में पड़ता है, तो वो मूल रूप से यूनानी नहीं था, वह पढ़ने के लिए यूनान आया था। इस कारण से प्लेटो तो चाहता था कि एकेडमी का अध्यक्ष अरस्तु को बनाया जाए, लेकिन बाकी जो लोग थे वे अरस्तु को एकेडमी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए ये संभव नहीं हुआ। प्लेटो के 2 भतीजे थे, स्यूसिपस और जेनोक्रेटिस। ये भी इस एकेडमी के अध्यक्ष पद के दावेदार थे। स्यूसिपस की बाद में मृत्यु हो गई, और जेनोक्रेटिस जो है वह बाद में एकेडमी का अध्यक्ष बना। स्यूसिपस के साथ अरस्तु के संबंध भी अच्छे नहीं थे। अंततः अरस्तु ने एथेंस छोड़ने का निर्णय लिया, और वो वापस अपने नगर मैसिडोनिया आ गया। अरस्तु का लगाव मैसिडोनिया से बहुत ज़्यादा था, और एथेंस वासी जो हैं वो मैसिडोनिया से चिढ़ते थे। वह यूनान से एशिया माइनर की ओर आया, और एशिया माइनर का राजा था हर्नियास। वह अरस्तु की विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने उसे अपने एक विद्वान के रूप में उसे रखा बहुत दिनों तक, और उस अरस्तु के साथ अपनी दत्तक पुत्री का विवाह भी कर दिया। 342 ईसा पूर्व में वह मैसिडोनिया गया, और मैसिडोनिया के उस समय राजा थे फिलिप। उनका बेटा था अलेक्जेंडर, जिसे इतिहास में हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर को अरस्तु ने पढ़ाया, यानी सिकंदर महान या अलेक्जेंडर का गुरु बना अरस्तु। अलेक्जेंडर जब विश्व विजय के अभियान पर निकला, और जब वह विश्व विजेता बना, और विश्व विजेता बनने के बाद जब यूनान लौटा, तो उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। और जो चिरोनिया युद्ध हुआ 338 ईसा पूर्व में, उसके बाद यूनान में, खासकर एथेंस में, मैसिडोनिया का प्रभाव बढ़ने लगा सिकंदर की विजय के कारण, अलेक्जेंडर की विजय के कारण। जब एथेंस में या यूनान में मैसिडोनिया का प्रभाव बढ़ने लगा,
तो एक बार पुनः अरस्तु ने ये सोचा कि प्लेटो की एकेडमी को जाकर उसे संभालना चाहिए, उसका अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन उसने इस दिशा में प्रयास भी किया, लेकिन वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ। तब उसने स्वयं की शिक्षण संस्था खोली, जिसका नाम उसने रखा लाइसियम। तो लाइसियम वो शिक्षण संस्था थी जो अरस्तु के द्वारा स्थापित की गई। लाइसियम को उसने एक शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्लेटो और अरस्तु में ये एक मूल अंतर रहा है गुरु और शिष्य में, कि जहाँ प्लेटो एक काल्पनिक और आदर्शवादी विचारक है, प्रत्ययवादी विचारक है, वहाँ पर अरस्तु जो है वह ज़्यादा यथार्थवादी विचारक है। वह वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की अपनाता है, शोध रिसर्च की पद्धति अपनाता है। इसीलिए उसने लाइसियम को एक शोध केंद्र के रूप में विकसित किया। ये जो उसका लाइसियम और उसका जो घर था अरस्तु का, वो उसमें बहुत सारी अनेक किताबें थी, पुस्तकें थी, जहाँ पर बहुत सारे विद्वान आकर शोध कार्य किया करते थे। इसीलिए प्लेटो ने अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा। 300 अलेक्जेंडर की मृत्यु जब हो गई, तो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद पुनः मैसिडोनिया का प्रभाव यूनान में कम पड़ने लगा, और तब अरस्तु को भी पुनः यूनान छोड़ना पड़ा, और 322 ईसा पूर्व में याबिया कैल्सिस में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार फॉस्टर जैसा कहता है कि अरस्तु पर अपने समय की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेटो और अरस्तु में बहुत सारे अंतर हैं, और उनमें एक बड़ा अंतर ये है कि जहाँ प्लेटो ने यात्राएं की, वह बहुत लंबे समय तक सिसिली में रहा। इस कारण से पाइथागोरस और उसके शिष्यों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वहीं प्लेटो को हमने ये देखा कि प्लेटो के ऊपर उसकी जो समकालीन परिस्थितियां थी, जिस तरह से सुकरात को जहर दिया गया, जिस तरीके से लोकतंत्र और राजतंत्र समर्थकों के बीच में पेलोपोनेशियन वॉर हुआ, और जिस तरह से लोकतंत्र समर्थक वहाँ हावी हो रहे थे, इस सारे घटनाक्रम का प्रभाव प्लेटो के चिंतन पर देखा जाता है। लेकिन जब हम अरस्तु को देखते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, उसके चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि अरस्तु एक ऐसा विद्वान था, एक ऐसा चिंतक है जो अपने समय काल की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, और न ही प्लेटो या अन्य किसी समकालीन दार्शनिक का प्रभाव अरस्तु के ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए फॉस्टर ये कहता है कि अरस्तु पर अपने समय की घटनाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, वह अपनी समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। अरस्तु एक ऐसा विद्वान है जिसकी नॉलेज की जो रेंज है वो बहुत वाइड है। उसका जो ज्ञान का संसार है वो बड़ा फैला हुआ है। उसने केवल राजनीति विज्ञान ही नहीं, उसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में शोध किया, अध्ययन किया और बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए आज अगर हम जब कभी ज्ञान की किसी भी शाखा में बात करते हैं तो अरस्तु का नाम पहले आता है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सब जगह अरस्तु का नाम लिया जाता है। अरस्तु ने लगभग 150 किताबें लिखी है, लेकिन इन 150 किताबों में हमारे लिए जो मुख्य है वो तो पॉलिटिक्स है, रिटोरिक्स है। इसके अलावा उसकी किताबें इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, एथिक्स, सोल, पोइटिक कविता काव्य शास्त्र पर भी अरस्तु ने लिखा है। मेटरोलॉजी, पदार्थ शास्त्र, पदार्थ विज्ञान पर उसने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, जंतुओं पर उसने लिखा है। ऑन जस्टिस, ऑन साइंसेस, ऑन स्पेसीज एंड जीनस, डिडक्शन, डेफिनेशंस, ऑन द phytogenesis, on plants or motions, on astronomy, rheumatic problems, on magnets। ये कई सारी किताबें हैं जो फिजिक्स से, जूलॉजी से, बॉटनी से और इन सब विषयों से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे लिए जो मुख्य किताबें हैं वो रिटोरिक्स है,
पॉलिटिक्स है, इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है और इथिक्स है। यह हमारे विषय से जुड़ी हुई उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बार्नस जैसा कहता है कि शोध का ऐसा कोई भी क्षेत्र हो, अरस्तु ने उसमें कार्य अवश्य किया है। उसकी इतनी व्यापकता हमें आश्चर्य में डाल देती है। अरस्तु का जो क्लासिक ग्रंथ है, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक है, वैसे अरस्तु का जो क्लासिक ग्रंथ है जिसके लिए हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी उसके ऋणी हैं, वो ग्रंथ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसमें वो पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है और इसीलिए हम उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। इस रचना के बारे में विद्वानों के अंदर थोड़ा सा मतभेद है। रोस ने इसके 5 वॉल्यूम या 5 खंड माने हैं। जैगर इस रचना के विषय में ये कहता है कि ये 15 वर्षों में लिखी गई रचना है। वहीं बार्कर ने इसको मैग्नम ओपस कहा है, अर्थात राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। और उसके विचारों में यह 8 भागों में बटी हुई है, यानी 8 चैप्टर हैं इसके मोटे मोटे, और 3 वॉल्यूम में ये लिखी गई है। ये जो 8 चैप्टर हैं, ये पहला चैप्टर दास्ता पर है, दूसरा प्लेटो के आदर्श राज्य पर है, तीसरा नागरिकता पर है, चौथा संविधान के वर्गीकरण पर है, पांचवा क्रांति के कारण पे है, छठा धनिक तंत्र और लोकतंत्र के विषय में है, सातवां क्रांति को रोकने के उपाय के विषय में और आठवां संवैधानिक तंत्र के विषय में है। मिलर पॉलिटिक्स के किताब के बारे में कहता है कि पॉलिटिक्स विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक और व्यवहारिक है। ड्रेनिंग कहता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का प्रमुख महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। हमें पता होना चाहिए कि अरस्तु ही वह विद्वान है जो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहता है, मास्टर साइंस कहता है। पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस के रूप में उसने परिभाषित किया है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी ज्ञान की शाखाओं में चाहे कुछ भी शोध हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी ज्ञान की शाखा कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन उसे अंततः इम्प्लीमेंट करने की अनुमति राजनीति शास्त्र के द्वारा ही लेनी पड़ती है। राजनीति विज्ञान ही नीतियों का निर्माता है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को उसने मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे।